हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। हाजिर हूँ आप सबके सामने एक और वीडियो लेकर के। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रो के आईपीओ के बारे में। ठीक है, ये एक यूनिकॉर्न है एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी थी इन टर्म्स ऑफ ब्रोकर सेक्टर। ठीक है, जीरोधा के बाद ग्रो का बहुत बड़ा नाम है इस एक पर्टिकुलर फील्ड में। तो ग्रो के बारे में बात करेंगे एंड विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स डीप डाइव इनटू द टॉपिक। So, hi everyone, my name is Utkarsh and I welcome you all to the Equity Insights। चलिए शुरू करते हैं। तो आईपीओ का टाइमलाइन देखना जरा। नवंबर 2025, 4 नवंबर 2025 को ओपन होगा एंड 7 नवंबर को क्लोज होगा। तो आपके पास मोटा मोटा 4 दिन है, 4 days टू अप्लाई फॉर दिस आईपीओ एंड लिस्ट होगा 12 नवंबर को। ठीक है, इनका टारगेट है 6,600 करोड़ रुपए रेज करना मार्केट से। अब किस प्राइसिंग पे आ रहा है और वैल्यूएशन क्या रहेगा। प्राइस बैंड है 95 से 100। ठीक है, ₹95 टू ₹100। तो हमेशा जब भी कोई आईपीओ के लिए अप्लाई करो तो आप अपर बैंड चूज किया करो, आईपीओ लगने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अपर बैंड इन दिस केस इज ₹100। ठीक है जी। एंड जो इनका वैल्यूएशन होगा इस प्राइस बैंड पे वो होगा नियर अबाउट 70,400 करोड़ का। ठीक है, 70,000 करोड़ का वैल्यूएशन है इनका। एंड इस अभी हाल फिलहाल में ही लेंसकार्ट का भी आईपीओ आ रहा है, तो उनका जो वैल्यूएशन है वो 76,000 करोड़ के आसपास है। ठीक है, एंड मार्केट सेंटीमेंट की अगर बात करें तो ग्रे मार्केट में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था ये। एंड वहाँ से एस्टिमेशन है कि 10.5% के पोटेंशियल लिस्टिंग गेन मिल सकती है। यहाँ पे 10.5% का प्रीमियम मिल सकता है इजिली। ठीक है, तो ये था कुछ मोटा मोटा हाईलाइट आईपीओ के बारे में। अब थोड़ा सा आगे बढ़ना और देखना कंपनी के बारे में। सो फाउंडिंग मेंबर की अगर हम बात करें तो इनके जो 4 फाउंडर्स थे वो चारों ही फ्लिपकार्ट के एक्स एम्प्लॉयज़ रह चुके थे। उन्होंने फ्लिपकार्ट में काम करा, इसके बाद इन्होंने अपना स्टार्टअप स्टार्ट किया। कौन कौन थे वो? ललित केशरे, हर्ष जैन, ईशान बंसल एंड नीरज सिंह। तो इन 4 लोगों ने मिल करके स्टार्ट करा था ग्रो। ग्रो हमेशा से एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म नहीं था। आज ग्रो जाना जाता है अपने ब्रोकरेज के लिए, बट हमेशा से ये एक ब्रोकर नहीं था। इट वॉज इनिशियली स्टार्टेड एज अ म्यूचुअल फंड ऐप। यहाँ पे आप SIPs वगैरह करते थे। ठीक है, एंड एक वेल्थ प्लेटफॉर्म के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। एंड टाइम के साथ साथ इन्होंने इवॉल्व करा चीज़ों को, और जैसे ही देखा कि मार्केट में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल पब्लिक मार्केट में इन्वेस्ट कर रही है, तो इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म को इवॉल्व करा। और अभी ये एक पूरी तरीके से डाइवर्स प्लेटफॉर्म है अलग अलग सेक्टर्स में। लाइक अगर आज के टाइम की अगर आप बात करोगे तो ये लोग म्यूचुअल फंड भी ऑफर करते हैं। SIPs आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ से ट्रेडिंग कर सकते हो। ठीक है, आप IPOs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड इसके अलावा ये थोड़ा सा फाइनेंशियल सेक्टर्स में भी एक्सपोजर आ रहा है इनका धीरे धीरे। ठीक है, आप यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हो, लोन्स वगैरह भी ले सकते हो। तो काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब ऑलमोस्ट हर एक चीज़ इन्होंने कवर करने की कोशिश करी है विद द इंटेंशन टू सर्व डाइवर्स इन्वेस्टर्स नीड अंडर वन रूफ। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कंपनी के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब देखना इसका मार्केट में क्या पोजीशन है आज के टाइम पे। ठीक है, 12.6 मिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इनके। 12.6 मिलियन एक्टिव यूज़र्स, 26.3% का मार्केट शेयर है। एंड लगभग 2.6 लाख करोड़, 2.6 लाख करोड़ एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है इनके पास। ठीक है, AUM मतलब कितना फंड मैनेज कर रहे हैं ये, कस्टमर्स का कितना पैसा इनके पास है। ठीक है, वो सारी चीज़ों से मिला करके SIPs, स्टॉक्स में जो इन्वेस्टेड हैं। ठीक है, और अलग अलग सेक्टर्स में जितने लोगों ने पैसा लगा रखा है इनके पास इतने पैसे हैं कस्टमर्स के। 52% क्रॉस सेलिंग सक्सेस, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है अपने आप में। अब ये क्रॉस सेलिंग सक्सेस क्या होती है? क्रॉस सेलिंग सक्सेस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपने ग्रो अकाउंट खोला है, ठीक है, विद प्योर इंटेंशन टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड। ठीक है, आपने सोचा कि SIP करनी है, आपने ग्रो का ऐड देखा और आपने बोला कि यार ग्रो प्लेटफॉर्म सही रहेगा SIP के लिए। अब ग्रो पे आप SIP करने गए, बट आपने यहाँ पे इनके अदर प्रोडक्ट भी देखे। आपने देखा कि ग्रो के थ्रू हम डायरेक्टली स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग भी कर सकते हैं।
आपको मल्टीपल एड्स आने शुरू हो जाएंगे और आप ट्रेडिंग करना भी स्टार्ट कर दोगे। तो ऐसा लोग करते हैं, अगर 100 कस्टमर इनके पास आता है तो 100 में से 52 लोग इनके अदर प्रोडक्ट में भी इन्वेस्ट करते हैं, अदर प्रोडक्ट में भी। ठीक है, तो यही हो गया क्रॉस सेलिंग, जो कि बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। अब थोड़ा आगे देखना इनके रेवेन्यू क्या क्या है, रेवेन्यू स्ट्रीम्स एंड ग्रोथ ड्राइवर्स। तो ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग, ठीक है, ये पहला रेवेन्यू मॉडल है इनका, ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग। ट्रांजेक्शन फीस फ्रॉम स्टॉक्स, आईपीओज, डेरिवेटिव्स एंड एफएनओ ट्रेडिंग फ्रॉम द कोर रेवेन्यू इंजन। ठीक है, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन फीस है, कमीशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड एंड बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो यहाँ पे ग्रो एक एएमसी कंपनी नहीं है, ग्रो इज नॉट एन एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ठीक है, ग्रो बीच में एक ब्रोकर है केवल, दैट्स इट। अब मान लो आप एचडीएफसी के किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो वो एचडीएफसी एएमसी के पास पैसा जा रहा है, ग्रो के पास पैसा नहीं है। ग्रो केवल ट्रांजैक्शन इनिशिएट करा रहा है बीच में। ठीक है, तो इसमें ग्रो का क्या फायदा होगा, इसमें ग्रो का ये फायदा होगा कि ग्रो आपसे भी पैसे लेगा और ग्रो एचडीएफसी से भी पैसे लेगा। ठीक है, इसी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फीस। तो ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रेवेन्यू मॉडल ऑफ दिस कंपनी। एंड इसके अलावा मार्जिन ट्रेडिंग एंड फैसिलिटी, ठीक है, एमटीएफ जो मार्जिन देते हैं उसके लिए भी चार्ज करते हैं ये लोग। और इसके अलावा वैल्यू एडेड सर्विसेज है, जो अदर फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, लाइक पर्सनल लोन्स, इंश्योरेंस, प्रीमियम फीचर्स, एक्सपांडिंग रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, तो ये मोटा मोटा 4 रेवेन्यू सोर्सेज हैं इनके, बट मेजरली जो इनका रेवेन्यू सोर्स है दैट इज ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फीस। यहाँ से इनका मोस्टली रेवेन्यू आता है। दिस इज क्योंकि यही दोनों इनके कोर एक्टिविटी है। ठीक है, बिजनेस का कोर ऑपरेशन यही है, ब्रोकरेज एंड ट्रेडिंग एंड म्यूचुअल फंड एंड एसआईपीज वेयर दे अर्न डिस्ट्रीब्यूशन फीस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जरा से इनका फाइनेंशियल्स देखना, क्योंकि लेंस कार्ड के केस में ऐसा हुआ था, लोग बोल रहे हैं एंड विच इज ट्रू ऑल्सो, कि लेंस कार्ड लास्ट ईयर तक प्रॉफिटेबल नहीं था, इट वाज नॉट प्रॉफिटेबल, एंड सडनली जब उनको आईपीओ लाना हुआ एंड दे बिकेम प्रॉफिटेबल। ठीक है, अचानक से वो प्रॉफिटेबल हो गए और अपने बुक में उन्होंने प्रॉफिट दिखा दिया। बट जब उसका फाइनेंशियल एनालाइज करा लोगों ने, तो उनको मिला कि वो प्रॉफिट जो आया है दैट इज फ्रॉम अदर इनकम। ठीक है, जो उनका कोर ऑपरेशन है, जो उनका कोर बिजनेस है, उससे उन्होंने पैसा नहीं कमाया है, बल्कि अदर इनकम से जो पैसा आया है उसके चलते वो लोग प्रॉफिटेबल हो गए हैं। अब अदर इनकम में क्या क्या था, अदर इनकम में एक तो था इंटरेस्ट। ठीक है, इन्होंने एफडीज करी हुई थी बैंक में, बहुत सारी मोटी एफडीज, तो उसको लिक्विडेट करा, उसका इंटरेस्ट आया और उसका प्रिंसिपल आया, तो बुक में तो पैसा आ ही गया एक तरीके से, बट इट वाज नॉट दैट मनी जो कि आपके बिजनेस के वैल्यू को बताए। ठीक है, कोई कस्टमर से तो पैसा आया नहीं, वो तो खुद का ही पैसा आ गया घर में, बस बात इतनी सी है। तो एक तो ये वाला पैसा आया था, इसके अलावा एक इनको इन्होंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा था और उस म्यूचुअल फंड को भी लिक्विडेट करा था, तो वहां से जो इनको कैपिटल गेन आया था वो था, तो कैपिटल गेन था। ठीक है, तो लेंस कार्ड के केस में ये एफडी का इंटरेस्ट और प्लस ये कैपिटल गेन, ये दोनों मिला दिया इन्होंने और ये बन गए प्रॉफिटेबल। जबकि असलियत में अब ये दिस इज वन टाइम गेन, हर टाइम तो इंटरेस्ट का पैसा आएगा नहीं, हमेशा तो म्यूचुअल फंड लिक्विडेट करेंगे नहीं, दिस इज वन टाइम गेन। तो इसको अगर हटा दोगे अगर, तो स्टिल लेंस कार्ड इज नॉट प्रॉफिटेबल, वो अब भी लॉस मेकिंग एंटिटी है, क्योंकि इनको आईपीओ लाना था इस साल, इसीलिए इन्होंने बुक में अपना प्रॉफिट दिखाया, दैट्स इट। बट क्या ग्रो के केस में भी ऐसा ही कुछ है, देखते हैं। देखना, ग्रो 31 मार्च 2024 एंड 31 मार्च 2023, तो मार्च 2023 में ये प्रॉफिटेबल थे, 4,500 करोड़ का प्रॉफिट था। फिर इसके बाद मार्च 2024 में इन्होंने लॉस बुक करा। ठीक है, इसके बाद मार्च 2025 में फिर 18,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ इनका, यहाँ पे 18,243 करोड़। ठीक है, तो अभी ये जो 18,000 करोड़ का प्रॉफिट आया, ये इनका कोई वन टाइम गेन नहीं है। अगर आप फाइनेंशियल्स देखोगे, इनके एक्सपेंसेस अगर आप एनालाइज करोगे अच्छे से, तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करा है, एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनका अल्टीमेटली प्रॉफिट बढ़ गया है। सो विच इज गुड फॉर अ बिजनेस। ठीक है, इनका कोई वन टाइम कैपिटल गेन नहीं है, कोई इनको अदर इनकम नहीं आई है, इन्होंने अपने एक्सपेंसेस को बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल किया है, जिसका मतलब ये है कि ऑपरेशनल एफिशिएंसी बहुत अच्छी है कंपनी में, जिसके चलते ये लोग प्रॉफिटेबल बने हैं। तो इनका जो प्रॉफिट है दैट इज रियल प्रॉफिट। ठीक है, इट कैन बी कंसीडर्ड फॉर द पर्पज ऑफ वैल्यूएशन। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं रिस्क एंड चैलेंजेस क्या क्या हैं।
ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली है एक कंपनी, ठीक है, कंपनी के पास रिस्क तो होंगे, चैलेंजेस भी होंगे। तो सबसे पहला जो रिस्क है दैट इज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी, ठीक है। सेबी आपने देखा होगा, तुहिन कांत पांडे जब भी जाते हैं किसी ना किसी मीटिंग में, कहीं किसी सेमिनार में कुछ ना कुछ बोल देते हैं। अभी हाल फिलहाल में वो एफएनओ को के ऊपर बोल रहे थे कि भाई एफएनओ बैन करेंगे, एफएनओ बैन करेंगे, या फिर वीकली एक्सपायरीज को खत्म करेंगे, मंथली एक्सपायरीज लाएंगे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। इससे क्या होता है, इससे ग्रो जैसे ब्रोकर के बिजनेस पे या रेवेन्यू पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो रिटेल पब्लिक है, रिटेल पब्लिक ज़्यादातर एफएनओ में इन्वॉल्व है, इंडल्ज है, हमेशा वो लोग एफएनओ करते हैं, जिसके चलते ये लोग ब्रोकरेज कमाते हैं। जो एक ब्रोकर होता है, फॉर एग्जाम्पल ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, ठीक है। तो अगर सेबी कोई ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन लाती है जिससे रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन कम होगा मार्केट में, तो उसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट आएगा ग्रो के ऊपर, ग्रो के रेवेन्यू के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा तो फिर ये ब्रोकरेज कहाँ से कमाएंगे, ठीक है। तो दैट इज द फर्स्ट रिस्क विच इज रेगुलेटरी अनसर्टेनिटी। एंड दूसरा क्या है? मार्केट वोलेटिलिटी। फ्लक्चुएशंस इन अनलिस्टेड शेयर प्राइस रिफ्लेक्ट कॉशंस investor sentiment. Gray market dynamic indicate uncertainty around fair valuation in current market condition. कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि क्या जो इनको ग्रे मार्केट में, जब ये लिस्टेड नहीं थे, अनलिस्टेड मार्केट ऐसा समझ लो, अनलिस्टेड मार्केट में जो इनको वैल्यूएशन मिल रही थी और जो वैल्यूएशन ये अभी मांग रहे हैं, क्या वो फेयर वैल्यूएशन है? दैट इज अनदर रिस्क, ठीक है। इसके अलावा कैश फ्लो कंसर्न। डिस्पाइट स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी, negative cash flow from operation signals challenges in efficient cash collection and working capital management, critical area requiring improvement। तो भाई कैश फ्लो में दिक्कत है, ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी तो है, कंपनी प्रॉफिटेबल है, बट थोड़ा सा कैश फ्लो में स्ट्रगल कर रहे हैं ये लोग, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस वो जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। अब इसका थोड़ा सा और डीप डाइव करना पड़ेगा फाइनेंशियल्स में, तब जाकर के अच्छे से पता चलेगा कि व्हाट इज द रीजन जिसकी वजह से इनका कैश फ्लो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव प्रेशर तो है ही है। इंटेंस कॉम्पिटिशन फ्रॉम एस्टेब्लिश्ड प्लेयर लाइक जीरोधा, अप स्टॉक्स एंड न्यू एंट्रेंट कुड कंप्रेस मार्जिन्स एंड इंक्रीज कस्टमर्स एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है। तो जीरोधा, अप स्टॉक्स, एंजल वन जैसे जो ब्रोकर हैं वो ऑलरेडी मार्केट में अपना पैर जमाए हुए हैं। इसके अलावा जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं कि वो जीरो ब्रोकरेज फीस और बहुत ज़्यादा हाई मार्जिन दे करके कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर रिस्क। तो ये सारे कुछ रिस्क हैं जिसको माइंड में रखना है आपको बिफोर यू अप्लाई फॉर इट। अच्छा, एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं यहाँ पे, दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट एंड आई क्लियरली डू नॉट एडवाइज यू टू like you should invest in this particular IPO or not. I am not the right person to give you advice. What I can do is I can only give you the information, ठीक है, and that is only and only for educational purpose. Before investing in any IPO or any kind of stocks, you should do your research. You should definitely consult with your financial advisor, right? So this was the disclaimer जो कि देना चाहिए, तो मैंने आपको दे दिया। आगे बढ़ते हैं। कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि मार्केट का जो सेंटीमेंट है दैट इज वेरी गुड, ठीक है। ग्रो के आईपीओ को लेकर के मार्केट का सेंटीमेंट बहुत ही अच्छा है, ठीक है। ग्रोथ सक्सेस कुड रीशेप इन्वेस्टर सेंटीमेंट इन प्रॉफिटेबल फिनटेक अफर्म मिक्स्ड रिजल्ट फ्रॉम पेटीएम एंड जोमेटो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से इनका रिजल्ट था, मोटा माटी उसी तरीके का रिजल्ट रह सकता है। इसके अलावा कॉम्पिटेटिव एडवांटेज है इसके पास फिलहाल के लिए। एंड की माइलस्टोन क्या है? नवंबर 12, 2025 लिस्टिंग मार्क अप पिविटल मोमेंट इन इंडियाज डिजिटल फाइनेंशियल एवोल्यूशन, ठीक है। तो ये इनके लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा आफ्टर लिस्टिंग, क्योंकि 70,000 करोड़ रुपए रेज कर रहे हैं पब्लिक से, जिसमें ऑफर फॉर सेल्स भी है, ओएफएस भी है, ठीक है। फ्रेश इशू थोड़ा सा कम है, ओएफएस ज़्यादा है। ओएफएस का मतलब ये है कि जो इनके अर्ली इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं या फिर और जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं जिन्होंने इन्वेस्ट करा था इनके स्टार्टअप में, जब ये लोग एक छोटा सा स्टार्टअप हुआ करते थे, वो लोग अभी एग्जिट ले रहे हैं आईपीओ के टाइम पे, ठीक है। ऑफर फॉर सेल यही होता है, ऑफर फॉर सेल। एंड जो फ्रेश इशू है, फ्रेश इशू मतलब कि कंपनी कितना इक्विटी शेयर डाइल्यूट कर रही है, कंपनी नया,
शेयर्स कितने रिलीज कर रही है मार्केट में फॉर पब्लिक, उसका साइज थोड़ा सा कम है। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है, कि जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं अगर उनको अब भी वैल्यू समझ में आ रही है कंपनी में, तो वो फिर कंपनी को छोड़ के जा क्यों रहे हैं? वाई दे आर लिक्विडेटिंग देयर शेयर्स, वाई दे आर सेलिंग देयर शेयर्स, करेक्ट? अगर ऐसा है कि यार कंपनी में तो वैल्यू है, पोटेंशियल है, कंपनी अभी और अच्छा कर सकती है, इट इज प्रॉफिटेबल, तो आप पूरी तरीके से मत बेचो, आप थोड़ा थोड़ा बेचो और बने रहो कंपनी में, क्योंकि अल्टीमेटली आपका काम ही यही है, बिजनेस में इन्वेस्ट करना और वहां से प्रॉफिट बनाना। खैर, ये एक अलग ही पॉइंट ऑफ डिस्कशन होगा, क्योंकि आजकल का तो ट्रेंड ही हो गया है कि स्टार्टअप में इन्वेस्ट करो, मेक इट पब्लिक एंड देन टेक अ एग्जिट, ठीक है। सो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंसर्न अल्टीमेटली, बट थोड़ा सा पॉइंट ऑफ कंसर्न ये रहेगा कि फ्रेश इशू इतना कम क्यों है, ठीक है। सो दैट वाज ऑल फॉर ग्रो आईपीओ। अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड जो स्टॉक मार्केट में आईपीओज में इंटरेस्ट रखता है, इन्वेस्ट करता है। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज उत्कर्ष साइनिंग ऑफ।